शीला और कोमल दोनों ही बचपन के दोस्त थे। वो दोनों नदी में एक साथ नहा रही होती हैं और दोनों ही दोस्त रेस लगाती हैं। अब जैसे ही दोनों दोस्त अपनी तैराकी खत्म करके नदी से बाहर आती हैं, वैसे ही वहाँ आशा आती है और शीला का हाथ पकड़कर उससे कहती है, तू फिर आकर इस गंदी नदी में नहाने लगी। कितनी बार तुझे बोला है मैंने कि इस गरीब लड़की के साथ इस गंदे पानी में मत आया कर नहाने। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो। माँ क्यों इतना नाराज होती हो? मैं तो बस यहाँ कोमल के साथ स्विमिंग करने के लिए आई थी। बड़ी आई अपनी इस गरीब दोस्त के साथ स्विमिंग करने वाली। कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर देखती हूँ कैसे तू इस लड़की के साथ नदी में तैरती है। तेरा हमने स्विमिंग पूल वाला ससुराल देखा है, अब तू वहाँ अपने स्विमिंग पूल में नहाना। आशा अपनी बेटी को डांट कर उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है, तो वहीं कोमल भी अपने घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही दोस्त की शादी नदी की दूसरी तरफ हो जाती है। जहां एक तरफ गरीब कोमल का घर नदी के पास ही होता है, तो वहीं शीला को स्विमिंग पूल वाला ससुराल मिलता है जो नदी से काफी दूर होता है। अरे वाह, मेरा घर कितना बड़ा और सुंदर है। पर माँ तो कह रही थी कि मेरे ससुराल में स्विमिंग पूल है, पर मुझे तो कहीं स्विमिंग पूल नजर ही नहीं आया। भाभी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब मेरी भाभी हमारे साथ इस घर में रहने के लिए आए। चलिए मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। इतना बोलकर काजल शीला को पूरा घर दिखाती है और लास्ट में छत पर ले जाती है, जहाँ छत पर अपना बड़ा और सुंदर स्विमिंग पूल देख शीला काफी खुश होती है। ये स्विमिंग पूल कितना बड़ा और सुंदर है। यहाँ तो मैं किसी भी वक्त अपनी दोस्त कोमल के साथ तैर सकती हूँ। हाँ भाभी, आप इस स्विमिंग पूल में किसी भी वक्त तैर सकती हैं। पर ये कोमल कौन है? माफ करना, स्विमिंग पूल देखकर मुझे अपनी दोस्त की याद आ गई। गांव में हम दोनों ही दोस्त नदी में रेस लगाया करते थे। जहाँ एक तरफ स्विमिंग पूल देख शीला को अपने दोस्त कोमल की याद आती है, तो वहीं अपने ससुराल पहुंचकर अपने घर के पास ही नदी देख कोमल अपनी सास से कहती है, अरे वाह, मेरा ससुराल तो बिल्कुल नदी के पास ही है। अब मुझे रोज रोज शीला के साथ नदी पर जाने के लिए माँ से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। भाभी आप क्या कह रही हैं? कौन शीला? माफ करना, दरअसल अपने घर के पास ही नदी देखकर मुझे अपनी दोस्त शीला की याद आ गई। मैं और शीला बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों रोज अपनी माँ से बहाने करके नदी पर जाते थे और रेस लगाया करते थे। पर अब तो मैं उससे काफी दूर हूँ। कोई बात नहीं बहू, यहाँ तेरी दोस्त ना सही पर तेरी नंद तो है। तो करिश्मा के साथ स्विमिंग करना। अपने घर के पास नदी देख शीला को भी अपनी दोस्त की याद आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही दोस्त अपनी पगफेरे की रस्म के लिए मायके जाती हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही एक साथ घर आई हैं, तो शीला खुद को रोक नहीं पाती और कोमल से मिलने उसके घर आती है। अरे शीला बेटा, तू यहाँ? अगर तेरी माँ को पता चला तो वो फिर तुझ पर नाराज होगी। आंटी, मेरी माँ का तो काम ही है मुझ पर नाराज होना। मैं तो बस यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी। तुझे पता है कोमल, मेरे ससुराल में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। वहाँ रोज मेरी नंद मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहाती है। पर मुझे तेरी बहुत याद आती है। तू कभी मेरे ससुराल आना, मैं तुझे अपना ससुराल घुमाऊंगी। मेरा घर भी बिल्कुल नदी के पास है। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे बात करूंगी और बहुत जल्द तेरे घर आऊंगी तुझसे मिलने, वो भी अपने पति के साथ। शीला कोमल से बात करके वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और दोनों ही दोस्त अपने अपने ससुराल में अपना अपना घर संभालती हैं। काजल, तुम रोज मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहाती हो पर तैरती नहीं। चलो आज हम दोनों रेस लगाते हैं। अरे बहू रहने दे, स्विमिंग पूल में नहाने से टैनिंग हो जाती है और वैसे भी इसको तैरना नहीं आता। माँ जी डरिए मत, मैं तो एक नंबर की तैराक हूँ। चलो काजल, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना बोल शीला काजल का भी हाथ पकड़कर उसे स्विमिंग पूल में उतारती है और उसे तैरना सिखाती है। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। जहाँ एक तरफ घर में स्विमिंग पूल होने का पूरा फायदा शीला उठा रही थी, तो वहीं घर के पास ही नदी होने की वजह से कोमल भी काफी मजे करती है। माँ जी, मैं करिश्मा के साथ नदी पर जा रही हूँ नहाने, वहीं कपड़े भी धो लूंगी। ठीक है बहू, पर ज्यादा देर नदी में मत रहना, मौसम बदल रहा है। कोमल अपनी सास की इजाजत लेकर अपनी नंद के साथ नदी में जाती है, जहां दोनों नंद भाभी काफी देर तक नहाती हैं और उसके बाद कपड़े धोकर घर आती हैं। समय गुजरता है और एक दिन, माँ जी, मैंने अपनी दोस्त शीला के बारे में बताया था ना, हमारी शादी को 1 महीने हो गए। मेरा बहुत मन है उससे मिलने का। बहू, अगर तुम्हारा इतना ही मिलने का मन है तो मुझसे क्या पूछ रही हो? अमित को बोलो तुम्हें ले जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों कल ही चले जाओ, घर मैं संभाल लूंगी। वैसे भी कल अमित की छुट्टी है। क्यों अमित? हाँ क्यों नहीं, अगर कोमल ने मुझे पहले बताया होता तो हम 2 दिन के लिए चले जाते। अपनी सास की इजाजत लेकर कोमल को काफी अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन अमित के साथ अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ शीला कोमल और अमित को देख काफी खुश होती है और उन्हें अपना घर दिखाती है। तुम दोनों ने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। अगर थोड़ी देर पहले आते तो तुम्हें दिवाकर माँ जी से भी मिलाती।
ये देखो, ये है मेरा कमरा, चलो मैं तुम्हें अपना रसोई दिखाती हूँ, और उसके बाद स्विमिंग पूल। इतना बोल शीला अपनी दोस्त को अपने घर की रसोई, ड्राइंग रूम से लेकर गार्डन एरिया तक घुमाती है और लास्ट में छत पर ले जाती है और अपना स्विमिंग पूल दिखाती है। स्विमिंग पूल देखकर दोनों दोस्त को अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो दोनों मौका गंवाए बिना स्विमिंग पूल में तैरने के लिए पहुंच जाती हैं और कई दिनों बाद फिर से रेस लगाती हैं। और जैसे ही उन दोनों की रेस खत्म होती है, वहाँ सुमित्रा आती है। बहू, कैसे गरीब दोस्त पाले हुए हैं तूने, इनके कपड़े देख तू। भला इस गरीब लड़की के साथ हमारे इतने बड़े स्विमिंग पूल में तू कैसे तैर सकती है? और तुम बेशर्म की तरह मेरे घर में क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? दोस्ती अमीरी गरीबी से नहीं होती। कोमल मेरी बचपन की दोस्त है, वो यहाँ मेरे कहने पर आई है। अमित और कोमल इस घर के मेहमान हैं। मेहमान बराबरी के होते हैं बहू, और तुम बड़े बेशर्म हो, अभी तक यहीं खड़े हो। निकलो मेरे घर से। कोमल, अभी इसी वक्त स्विमिंग पूल से बाहर आओ, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अपनी इंसल्ट अमित बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी वक्त कोमल के साथ अपने घर आ जाता है और उस दिन के बाद कोमल काफी परेशान रहने लगती है। भाभी, आप जब से अपनी दोस्त के पास से आई हैं बड़ी उदास रहती हैं। चलिए ना, सारे बर्तन मैंने नदी के पास रखे हैं, बर्तन साफ करके नहाते हैं। ठीक है करिश्मा। करिश्मा के कहने पर कोमल उसके साथ नदी पर तो जाती है पर नहाती नहीं और करिश्मा को ये देख काफी बुरा लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन शीला और उसके परिवार को किसी काम से बाहर जाना होता है और वो लोग रात को रामपुर गांव पहुंचते हैं, जहां आगे रास्ता बंद होता है। माफ करना माताजी, आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकते। यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है, इसलिए रास्ता बंद है। अगर आपको कहीं समय पर जाना है तो आप नदी पार करके चली जाइए, दूसरा रास्ता नदी का ही है। माँ, अब क्या करें? ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ कोई होटल भी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर दिवाकर गाड़ी मोड़ लेता है और गांव में वहां के स्थानीय लोग से रहने की जगह पूछता है। तभी वहां कोमल शांति के साथ अपने घर जा रही होती है और उनकी नजर शीला के परिवार पर पड़ती है। शीला बहू, वो लड़की तेरी दोस्त है? लगता है उन्हें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, हम उनकी मदद करते हैं। इतना बोल शांति उनके पास जाती है और अपने घर चलने की विनती करती है। माँ, मान भी जाओ ना, बस एक रात की बात है। यहाँ से दोबारा घर गए तो कल दोपहर तक हम नहीं पहुँच पाएंगे शादी में। हाँ, मान जाओ ना। सबके जिद करने पर सुमित्रा मान जाती है और वह लोग कोमल के घर जाते हैं, जहाँ शांति पूरे परिवार का अच्छे से स्वागत करती है। मैं ये तो नहीं जानती आप सबको क्या पसंद है, पर मैंने आप लोगों के लिए इतनी रात को पास्ता पूरी सब्जी बनाई है और सुबह 4 बजे आपको नदी का सबसे अच्छा व्यू भी दिखाऊंगी, इसीलिए जल्दी खाकर सो जाइए। नदी के पास ही घर है, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। क्योंकि नदी के पास ही घर होता है इसलिए उन्हें गर्मी का भी एहसास नहीं होता और सुबह 4 बजे कोमल, शांति, अमित शीला के परिवार को नदी के किनारे ले जाते हैं, जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर सनराइज देखता है और ठंडी ठंडी हवा खाता है। माया, कितना अच्छा लग रहा है ना? और ये नजारा तो हमारे घर के पास भी नहीं है, स्विमिंग पूल से अच्छा तो नदी है। कितना ठंडा है यहाँ। अगर हमें सुबह 8 बजे ना निकलना होता तो मैं भाभी के साथ नदी में तैरती। सही कहा काजल तूने, यहाँ सुकून तो बहुत है। कोमल, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे। अरे बहू, तुम दोनों दोस्त कुछ देर के लिए मिली हो। मैंने बहुत सुना है कि तुम दोनों हमेशा रेस लगाती थी। आज मुझे भी देखना है कौन कितना अच्छा तैरता है। सही कहा आंटी आपने, चलो हो जाए आज तो। दिवाकर और शांति के कहने पर दोनों दोस्त नदी में तैरती हैं और एक साथ तैरकर बाहर निकलती हैं। इसके बाद पूरा परिवार सुबह अपने घर जाता है और अमित अपने पूरे परिवार के साथ उन्हें नदी के पास नाव पर बिठाता है। ये सब देख सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और नाव पर बैठी सुमित्रा उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना, जब तुम मेरे घर मेहमान बनकर आए तो मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, और आज जब हम मुसीबत में पड़े तो बिना सोचे समझे तुमने हमारी मदद की और नदी के पास इतना अच्छा नजारा दिखाया। अगली बार फिर से आना ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कोई बात नहीं बहन, गलती इंसानों से ही होती है। माफी मांग सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ नाव के सहारे नदी के उस पार जाती है। समय गुजरता है और इस बार कोमल अपने पूरे परिवार के साथ शीला के घर जाती है, जहां उनका भी अच्छे से सम्मान किया जाता है। शुक्र है मैं गिरी नहीं। बाकी ध्यान से उतरना था ना, अभी तुम्हें लग जाती तो। तुम्हारा ससुराल आ गया है, मेरी माँ तुम्हारी माँ जी है और मेरी भाभी तुम्हारी जेठानी। तुम दीदी भी कह लेना, और मेरा भतीजा है चीकू और मेरे भाई जेठ। अच्छा ठीक है, घर जाकर आप मुझे चॉकलेट तो देंगे ना? मुझे भूख लग रही है। हाँ, मैं शाम को लेकर आऊंगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी जैसे ही घर में अंदर जाते हैं तो घर के सभी लोग विराट को किसी छोटी लड़की के साथ शादी के जोड़े में देख हक्के बक्के रह जाते हैं। विराट, ये सब क्या है? तू अपने दोस्त के गांव गया था या अपनी शादी करवाने?
और वो भी एक छोटी सी लड़की से। तेरा दिमाग तो ठीक है, कह दे झूठ है ये सब कुछ, कह दे। देवर जी, आप सच में एक बच्ची देवरानी को घर लेकर आए हैं, उससे ब्याह करके? हाँ भाभी, मैंने शादी कर ली है। आप लोगों को कुछ बता नहीं पाया, लेकिन मैं पाकी से बहुत प्यार करता हूँ। विराट पापा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जिंदगी के खुद फैसले लेगा और कुछ भी करेगा। आप सब कुछ जो कहना है कह लीजिए। शादी तो अब हो चुकी है। आपको मेरी पत्नी को इस घर में बहू का दर्जा देना ही होगा। बस वो मुझसे कुछ उम्र ही तो छोटी है। नमस्ते आप सबको। मुझे अपना नया घर बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ विराट जी के साथ रहूंगी। अरे तुम विराट जी, ये चीकू है ना? चीकू, मुझे अपने खिलौने दिखाओ ना। ये लो। चीकू से रिमोट कंट्रोल कार लेकर पाकी खुश होकर बच्चे की तरह खेलने लगती है। घर वाले सारे हैरान होते हैं। ये देखो, बच्ची बहू घर में लाने का नतीजा। चीकू का खिलौना लेकर कैसे चला रही है। माँ, तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। आपके बेटे छोटे ने कर दिया जो करना था बंटाधार। चलो सुरभि। भैया भाभी, गृह प्रवेश तो करवा दीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज भाभी। ठीक है। तब सुरभि रसोई में गृह प्रवेश का सामान और चावल का कलश लेकर आती है। सुरभि पाखी से चावल के कलश में धीरे से पैर मारने को कहती है, लेकिन वो फुटबॉल की तरह तेज पैर मार देती है, जिससे चावल का कलश उछल जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं ये सब और नहीं देख सकती। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विराट पाखी को अपने कमरे में ले आता है। पाकी देखो, तुम इस घर में सबसे छोटी हो। मतलब चीकू तो बच्चा है ही, पर तुम्हें इस घर की चीज समझने की जरूरत है। भाभी या माँ जैसा बोले तुम्हें वैसा ही काम करना है, ठीक है? अभी तुम्हें भाभी ने कहा था धीरे से कलश में पैर मारो, तुमने फिर भी तेज मार दिया। देखो, चीजों की समझने की कोशिश करो। ठीक है विराट जी, मुझे अपने कपड़े रखने हैं। इस अलमारी में तो मेरा हाथ नहीं जा रहा। कोई बात नहीं विराट जी, मैं स्टूल के सहारे कपड़े रख दूंगी। फिर अपनी अटैची से कपड़े निकालकर पाखी स्टूल पर चढ़कर अपने कपड़े रखती है। वो गिरने ही वाली होती है कि विराट उसे संभाल लेता है। तुम ठीक तो हो ना पाखी? अरे वाह, आपने कैसे मुझे हीरो की तरह कैच कर लिया। मजा आया मुझे बहुत। तभी गायत्री अपने कमरे से गुजरते हुए उन्हें देख वापस कमरे में चली जाती है। ये भगवान, मोहल्ले में किसी को पता चल गया कि मेरा छोटा बेटा बच्ची बहू लाया तो मोहल्ले में तो मेरी थू थू हो जानी है। माँ जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि कल उसकी पहली रसोई होगी तो आप उसको पुश्तैनी हार देंगी? बिल्कुल नहीं बहू। तेरे जितने उम्र की लड़की भी आती ना, तो जब तक वो घर नहीं संभाल लेती तब तक मैं उसको ये नहीं देती। वो पुश्तैनी हार उस बच्ची को देना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर सुरभि वहां से चली जाती है। अगले दिन सुरभि पाखी की पहली रसोई की रस्म करवाती है, जहाँ खाना बनाते समय वो 2-4 प्लेटों को गिरा देती है। ये सब क्या कर रही हो पाखी? तुम्हें ढंग से प्लेट उठानी भी नहीं आती है क्या? अब मैं इस घर को संभालूं, तुम्हें संभालूं या अपने बच्चों को संभालूं? सॉरी जेठानी जी, मुझसे गलती से प्लेट गिर गई। वो ना एक के ऊपर एक रखी थी। पाखी जैसे तैसे प्लेट उठाकर रख देती है। फिर वह अपनी जेठानी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना रखवाती है। चढ़कर कुर्सी पर बैठती है। लगता है कुछ दिनों बाद ये दिन आएंगे कि इसको गोद में बिठाकर खिला रहे हैं। इतना तो हमारा चीकू भी नहीं है। क्या हुआ दादी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ किया क्या? नहीं नहीं मेरे चीकू, मेरे बच्चे, मैं तुझे नहीं बोल रही। अब इस घर में एक और बच्चा आ गया है। माँ जी, मैं बच्ची हूँ पर इतनी बुद्धू भी नहीं। खैर, आप खाना खा लीजिए, मैंने जेठानी जी की मदद से खाना बनाया है। पाखी की बात को सास नजरअंदाज करके खाना खाती। दोनों बेटे ऑफिस चले जाते। शाम को पाखी विराट को फोन करके फोन काट देती है। जब वो घर आता है तो वो कमरे में पूछती है, विराट जी, आप मेरे लिए कुरकुरे लेकर आए हो ना? और मैंने लॉलीपॉप भी बोला था, चॉकलेट भी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। लो, इसे खा लो। वाह, मुझे ये सब खाना बहुत पसंद है। विराट जी, थैंक यू। कितनी मासूम है मेरी पाखी। जैसे भी हो, अब से मेरी पत्नी हो। पाखी विराट की लाई चीजों को खाने लगती है। दिन गुजरते हैं। पाखी इतनी समझदार नहीं होती कि वो घर की जिम्मेदारी को संभाल पाए, इसलिए अक्सर वो जेठानी या सास के सामने गलती कर बैठती थी, जिससे दोनों परेशान रहते थे। वहीं एक दिन डाइनिंग टेबल पर पाखी खाना गिराकर खाती है। आहा, खाना तो बहुत अच्छा है। जेठानी जी, मुझे और खाना है, चावल दे दो। पाखी, तुम पागल हो गई हो? कैसे बच्चों की तरह खाना गिरा गिरा कर खा रही हो? देखो, मेरा चीकू भी तो खाना खा रहा है, वो तो नहीं कर रहा है ऐसे। देवर जी, आपने तो बच्ची देवरानी लाकर संकट में डाल दिया है घर वालों को। देख रहे हो ना, पड़ोसी या मेहमान ने देख लिया तो सोचा है क्या क्या कहेंगे हमारे बारे में। आप मुझे डांट क्यों नहीं है जेठानी जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाभी, खाने दीजिए ना उसे। धीरे धीरे समझ जाएगी वो सब कुछ। हमारा चीकू भी तो पहले ऐसे ही करता था।
पाखी खाना खाकर उठती है कि अपने गंदे हाथ से सास के पल्लू से पोंछ लेती है। तब सास, बदतमीज नालायक, मेरी इतनी महंगी साड़ी से तुझे हाथ साफ करने की क्या जरूरत थी? देख रहा है ना विराट, इसका बचपन खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे समझदार बहू चाहिए थी, लेकिन तू तो अकल और कद से भी छोटी बहू ले आया है। पहले मुझे जेठानी जी ने डांटा और अब आपने डांट दिया। आप दोनों गंदे हो। कट्टा कट्टा, आम दाम तोता बोले 100 दिन की कट्टा। अब आप लोगों से मेरी कट्टी हो गई और मैं बात नहीं करूंगी। देख ले विराट, देख ले तेरी बच्ची पत्नी को। चाची आपको कट्टा वाला बोलना आता है? चलो ना ऊपर चलकर घर घर खेलते हैं। हाँ चलो, मुझे घर बनाना आता है। ये देख घर वाले काफी परेशान थे। वो कभी चीकू की चीज छीन कर खाती थी तो कभी उसके साथ खाया करती थी। इतना ही नहीं, वह गली में बच्चों के साथ लंगड़ी और छुपन छुपाई भी खेला करती थी, जिससे गली वाले भी उनका बहुत मजाक बनाते थे। गायत्री तो अपने घर में बच्ची देवरानी लाई है सर भी बहू के लिए, बताया क्यों नहीं? चलो अच्छा है, मोहल्ले वालों को कोई चटपटी खबर तो मिली। देख कौशल्या, मैं तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। गायत्री को कौशल्या और बाकी औरतों की बात सुनकर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। इतना ही नहीं, एक दिन पाखी अपने जेठ के प्रेजेंटेशन फाइल को एयरप्लेन बनाकर खेल रही होती है, जिसे देख वो पाखी पर चिल्लाता है। पाखी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या किया तुमने? सच में बच्चा दिमाग है। अगर समझदार होती तो मेरी प्रेजेंटेशन फाइल के पेज खराब नहीं करती। देख ले विराट अपनी बच्ची पत्नी को, देख ले इसकी समझदारी। समझदार से शादी करनी थी ना कि बच्चों से। भैया, उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। पाखी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मुझे पता नहीं था जेठ जी की काम की फाइल है वो। फिर पाखी अपने कमरे में जाकर रोती है तो विराट उसे ढेर सारी चॉकलेट, टॉफी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खिलाकर खुश कर देता है। एक शाम पाखी चीकू के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है, जहां वह चीकू को संदूक में छिपा देती है और खुद फ्रिज के पास छुप जाती है। लेकिन विराट के ऑफिस से आते ही उसका ध्यान भटक जाता है और वह चीकू को भूल जाती है। बहुत देर तक सुरभि को जब अपना बेटा नहीं मिलता तो रो रो कर वो पागल हो जाती है। माँ जी, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। पाखी, मेरा बेटा तुम्हारे साथ खेल रहा था ना, बताओ कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तो संदूक में छुपा था। ये कहकर पाखी स्टोर रूम में जाकर संदूक को खोलती है तो वहां पर चीकू बेहोश पड़ा होता है। ये देख सुरभि पाखी को चांटा मार देती है। तब घर पर डॉक्टर आते हैं। बच्चे को देखने के बाद वो चले जाते हैं और चीकू होश में आ जाता है। शुक्र है मेरा बच्चा होश में आ गया, वरना पाखी मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। कोई इतना बददिमाग कैसे हो सकता है? विराट, अपनी बच्ची बीवी को मेरे बेटे से दूर रखना। विराट, तू इसे जहां से लेकर आया वहां छोड़ क्यों नहीं देता? क्यों तूने इस लड़की से शादी करी? क्या मजबूरी थी? मेरी वजह से आप सबको प्रॉब्लम हुई, उसके लिए माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सॉरी चीकू। मम्मी चाची अच्छी है, उन्हें कुछ मत बोलो, वो मुझे चॉकलेट और कुरकुरे भी खिलाती है। नहीं पाखी, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, आपको असली वजह जाननी है तो सुनिए। मैं अपने दोस्त के साथ गांव में गया था, लेकिन वहां मैंने देखा एक मुखिया पाखी के माता पिता को मार रहे थे। उन्होंने उसके माँ बाप को इतना मारा कि वो इस दुनिया से चल बसे। फिर उसकी शादी अधेड़ उम्र के बुढ़े से करा रहे थे। बस मैंने उस मुखिया को सबक सिखा दिया। उसके बाद मुखिया ने गाँव वालों के साथ बहुत हंगामा किया और वहाँ बाल विवाह का प्रचलन भी था। इसलिए मैंने पाखी का हाथ थाम लिया और उसे यहाँ ले आया। मानता हूँ ये थोड़ी गलती कर जाती है, इसमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन अपनी उम्र पर आते ही ये सब कुछ समझने लगेगी माँ। बस हमें थोड़ा सा वक्त देना है। इतनी बड़ी बात और तू हमें अब बता रहा है? माफ कर दे पाखी, तेरे माँ बाप इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन ये तेरा परिवार है। हाँ पाखी। सास बहू पाखी को गले लगा लेते हैं। इस तरह पाखी को उसके ससुराल वाले अपना लेते हैं और उसे पढ़ाई करवाते हैं। 3 साल बाद ही वह इतनी समझदार हो जाती है कि घर गृहस्थी संभालने लगती है और सास जेठानी बेफिक्र रहते हैं।